नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनअजवार। भारतीय राजनीति में जिस तरह से पाखंडवाद को स्पेस मिलता जा रहा है, उससे लगता है कि हम भक्ति काल में वापस प्रवेश करते जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के बगल में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगाई जाए। इतना उन्होंने कहा, उसके बाद शाम होने से पहले योगी आदित्यनाथ की मंत्री गुलाब देवी कहती हैं कि मोदी अब भगवान हो गए हैं और वह जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उधर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोवर्धन पर्वत उठाने चले गए और वहां जाकर भी अपनी बातें कहीं और की। सवाल ये है कि धार्मिक आस्थाएं अपनी बहुत निजी होती हैं, लेकिन नेता लगातार राजनीतिक जरूरतों को वोट पाने के लिए राजनीति में पाखंड और धार्मिक चीजों की छौंक क्यों लगाते जा रहे हैं? क्या हमारे देश की जनता पहले से ज्यादा धर्मपरायण हो रही है, मूर्ख हो रही है, अंधविश्वासी हो रही है? आखिर हो क्या रहा है? इस बातचीत को समझने के लिए और इस पूरी सामाजिक परिघटना, राजनीतिक परिघटना को समझने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम प्रेमपाल शर्मा से करते हैं। प्रेमपाल शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और उसके साथ साथ वह सामाजिक रूप से आधुनिक भारत के पैरोकारों में से एक है। प्रेमपाल जी, आपको क्या लगता है, क्यों भारत इस तरफ बढ़ रहा है? जो जितना बड़ा पाखंडी है इस देश में, वह उतना बड़ा नेता होता चला जा रहा है। मैं आपके निष्कर्ष से लाख गुना सहमत हूं और इसकी शुरुआत में प्रस्थान बिंदु करूंगा कि यह इस समय तो पाखंड पराकाष्ठा पर है, लेकिन इसकी शुरुआत आजादी मिलने के अगले ही दिन से हो गई। अगर आप उस दौर को याद करें, मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इतने लंबे बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो धर्म का वो जो था ना कि इसको तो ठीक करेंगे, इसको रहने देंगे, उसी की पराकाष्ठा होती। उन्होंने लगा कि इससे हमारे पास में वोट मांगा जा सकता है और आप इसको यह नहीं कह सकते कि ये लक्ष्मी की पूजा का सिंबल अभी आया है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में दिल्ली में मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो इन कांवड़ियों पर कुछ रोक लगेगी। जो पुरानी प्रतिष्ठित पार्टी कांग्रेस और भाजपा थी जो दिल्ली पे, उन्होंने उसको और भी पंडाल खोले और उनको चुगाया। उसी श्रृंखला में और किसी ने उसको फूल वर्षा की। क्या किसी भी पार्टी ने उसका विरोध किया? आपने जो अभी बहुत शुरुआत में कहा कि अखिलेश यादव गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं, मुलायम सिंह के यादव के टाइम पे वो कृष्ण जी जो बड़े मशहूर हो गए थे यादवों के बीच में, दूसरी किस्म की मूर्ति। और इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से कि जैसे कि सिर्फ राम मंदिर बनने से ही राम राज आ जाएगा। मैं इसको इस रूप में कह रहा हूं कि केजरीवाल उससे निकला हुआ जो मुख्यमंत्री हैं, वो उसी की दूसरी पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यह दुखद है और ये उस समय जिस समय ब्रिटेन ने एक अपने सक्षम नौजवान को चुना है प्रधानमंत्री। मैं उसको इस रूप में नहीं कहना चाहता कि वो भारतवंशी है या पाकिस्तान वंशी है या वो पूजा करता है या दीपक जलाता है। आपने अपने चश्मे से ब्रिटेन के लोकतंत्र को भी लांछित कर रहे हैं जो लोग इस गर्व पे फूले फूले, और लांछित वो भी करते हैं कि जो इस सालों के बाद भी अभी भी उस जाति की अस्मिता को, धर्म की अस्मिता को लगातार किसी न किसी ढंग से प्रोत्साहित करते हैं। केजरीवाल जी वाला जो प्रसंग है वो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि एक चतुर अर्जुन है। उन्हें पता है कि राजनीति में कौन सा तीर सफल होता है, उन्होंने इसी से सीखा है। वो मैं यही कहूंगा। लेकिन यह पाखंड बंद होना चाहिए, लेकिन पाखंड तभी बंद होगा जब कोई उसको भगवान मानने को तैयार है, और भगवान सभी मान रहे हैं। कोई एक पार्टी को, कोई लालू जी को भगवान मानता है, कोई मुलायम जी को मानता है, कोई मायावती जी को मानता है। ये जो मूर्ति पूजा उसी का विस्तार है। मुझे आप एक पार्टी बता दीजिए कि जिसके अंदर ऐसा नहीं है। दक्षिण की पार्टियों में थोड़ा सा कम है, लेकिन वहां भी ये पूरी पूजा है। और इस पूजा के दक्षिण की पार्टी से प्रेमपाल जी याद आया, वाईएसआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वह विधानसभा सिर्फ इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि उनको किसी वास्तुशास्त्री ने कहा है कि विधानसभा यह ठीक नहीं है आंध्र प्रदेश की। खैर, अब राकेश गुप्ता के पास चलते हैं। साहब, ये हमें बताइए कि जी अजय जी, बस थोड़ा सा आपको जोड़ दूं। वो विधानसभा तो ऑलरेडी बन चुकी है और आपको पता होगा कि उसमें कई 1000 किलो घी की हवन दिया गया था।
इन्होंने उस बात को भी 3 साल हो गए और वो रोजाना यही कारनामे कर रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं क्योंकि उनके हाँ। घी की खुशबू से मेरी आत्मा यहां तक जलती है। जी जी। तो खैर, तो राजनीति में पाखंडवाद का जो प्रसार है और जो घुसपैठ है वह लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधनों और जीवन में हम आधुनिक होते जा रहे हैं। तो यह कंट्रास्ट राकेश जी हमारे समाज में इस कदर क्यों बार बार छन कर हमारे सामने आ जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम कोई भी बात करें, चाहे राजनीति की बात करें या समाज की बात करें, शिक्षा, न्याय, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो अनिवार्यतः हमारा जो संदर्भ बिंदु होना चाहिए वो भारत का संविधान होना चाहिए। जी। वहां से हम बात करेंगे तो चीजें बहुत ही स्पष्ट होंगी और हमें यह समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को हमको स्वीकार करना चाहिए और किन चीजों को खारिज कर देना चाहिए। जी। अलग अलग देशों में जो आधुनिकता का प्रवेश होता है वो अलग अलग तौर तरीके से होता है। भारत में भी आधुनिकता का प्रवेश 200 सालों की लंबी उपनिवेशवाद की लड़ाई से होती है जी। और उसका जो सार, उसका जो हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट है भारत का संविधान। भारत का संविधान हम यह कह सकते हैं कि भारत की आधुनिकता का एक दस्तावेज है, भारत की क्रांति को फलीभूत करने का एक दस्तावेज है जिसको विधि का बल प्राप्त है, सर्वोच्च विधि है वो। और भारत में जो नवजागरण या पुनर्जागरण हो रहा था उसका सम्मिलित उसका एक दस्तावेज है। मेरा यह मानना है कि भारत में अगर आधुनिकता का कोई सबसे बड़ा जो प्रमाण है या जो चीज सबसे जरूरी है तो वह है भारत का संविधान। अगर जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर के शब्दों को मैं उधार लूं तो एक जजमेंट के भीतर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टूल टू चेंज द सोसाइटी विद अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है वो रक्तहीन क्रांति के द्वारा समाज को बदलने का एक उपकरण है, सबसे बड़ा उपकरण है। अब मैं जरा आता हूं जो ये पाखंडपूर्ण आचरण हो रहा है, पाखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, पाखंड का पूरा एक नंगा नाच हो रहा है, उसकी अथॉरिटी क्या किसी को है? खास तौर से वे जो राजनीतिक दल हैं या वो जो सार्वजनिक जीवन में हैं या वो जो ये दावा करते हैं कि भारत के एक नागरिक हैं। नागरिकों के कर्तव्य के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कुछ कर्तव्यों की एक सूची दी गई है। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। वो ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब इसको रोका जाए राकेश जी, और मूल बात ये कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो सीधे कहें जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन चीजों से कोई व्यक्ति अस्खलित होता है, इससे डिरेल होता है, तो उसको उसकी सिटीजनशिप या उसकी नागरिकता के बारे में विचार किया जाना चाहिए। उसको एक प्रोबेशन पे रखना चाहिए कि तुमको नागरिकता कितने दिनों तक तुम्हारी नागरिकता। नहीं, लेकिन ये सब बातें आदर्श की हैं। मैं ये कह रहा हूं हकीकत ये हो गई है इस देश की कि लगातार पाखंडी नेता ही देश के आदर्श नेता बनते चले जा रहे हैं। बस मैं उसी पे आ रहा हूं। तो जो बात एक सामान्य नागरिक के लिए मैं कह रहा हूं, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए अनिवार्य रूप से स्ट्रिक्टली उसको लागू किया जाना चाहिए। वो सिर्फ आदर्श की बात नहीं होनी चाहिए, उस आधार पे यह तय होना चाहिए कि इनको चुनाव आयोग मान्यता देगा या नहीं देगा। अब अगली बात हम आते हैं पाखंड पे, जो जिस तरह का पाखंड किया जा रहा है। दरअसल हमारी यात्रा
एक पुराने समाज से नए समाज की होनी चाहिए थी, एक प्रगतिशील समाज की होनी चाहिए थी, अग्रगामी समाज की होनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि बस जहां पे सिर्फ लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का वोट, यानी कि, और वो कलेक्टिव वोट, अगर 40% आपको वोट मिल गया कलेक्टिवली, 60% वोट बाकी लोगों में बट गया, तो 40% वोट पाके आप बहुमत के और देश के निर्णायक हो जाएंगे। यही चीज इन लोगों को प्रेरित कर रही है कि जनता के भीतर जो पुरानी कूड़ मगज अंधविश्वासी मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनके साथ एक निम्न स्तर का, लोअर लेवल का अलायंस बनाने की होड़ सी मची हुई है। चलिए, हमारे भारतीय साथ जनता अशोक जी हैं, जुड़ते हैं, फिर आपसे भी बात करेंगे। अशोक जी, ये बताइएगा, आप एक राजनीतिक पार्टी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और लगातार गुजरात से हैं आप, अहमदाबाद से, वहाँ के समाजों का अध्ययन करते हैं। आपके यहाँ पाखंडवाद से तो पूछना ही नहीं कितना है, क्यों बढ़ रहा है, जरा ये बताइएगा। राजनीति में इसका प्रवेश इतना ताकतपूर्ण क्यों है? क्यों कि एक आधुनिक नेता केजरीवाल जो कि संघर्ष से आते हैं, वह नोट पर सरस्वती और कृष्ण गणेश जी का फोटो लगाने की बात करते हैं। उनकी एक नेता जो वामपंथी पृष्ठभूमि से आती हैं, वह ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी हैं, उनका सब दुनिया जानती है कि वो कितनी बड़ी गैर पाखंडी है, लेकिन पाखंड का इस तरह का दबाव है कि वह भी कह रही है कि 130 करोड़ जनता चाहती है कि इस नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति छपे। इसका जो गुत्थी है वो क्या है जी? तो 33 करोड़ तो अपने देवी देवता ही हैं। 130 करोड़ जनता में, ठीक बात है, 33 करोड़ देवी देवता है ना। तो हाँ, जो हाँ। ये मूल बात है, पाखंड हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, मृस्मृति, और ये सारों में पाखंड अखंड तक डूबा हुआ है। जब उसको पढ़िएगा तो इसमें एक इसका ये है कि इसका पुनर्जागरण हुआ है, और इसका पुनर्जागरण में इसमें मिक्सअप हुआ है मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट मिश्रण हुआ है, जो लोगों को एंगेज करता है, जो लोगों को, ये एडवर्टाइजमेंट का एक टूल है, और ये शो ऑफ करने का। ये जो नए अमीर बने हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज में, जो इनको, जब इनके पास में धन इनके जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो ये धार्मिक शो ऑफ में ज्यादा विश्वास करते हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता को धार्मिक यात्राएं कराएंगे, चार धाम घुमाएंगे, और जो है, और एक तरह से ये बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट है। पाखंड जो है बहुत जबरदस्त इंटरटेनमेंट है, और केजरीवाल आज के तारीख में सबसे बड़का इंटरटेनमेंट है, सबसे बड़का एडवर्टाइजर है, और सबसे बड़ा शो ऑफ आदमी है। और केवल वही नहीं है, इसके जद में, अपने इतिहास में अपना ब्रह्मा विष्णु महेश कम है, वो भी बड़का एंटरटेनमेंट था, वो भी बहुत बड़ा पखंडवादी था। वो सारे जितने देवी देवता है अपने, ये सब सबसे बढ़ के पखंड। अपने नेता, माफ कीजिएगा, जो गांधी जी की बात कर रहे थे, है ना, गांधी जी में भी कितना पखंडवाद था, है ना। और ये जितना ये कांग्रेस, बीजेपी, ये जितने नेता नगरी लोग हैं, इनके अपने अपने तरीका के पखंडवाद है। लेकिन अशोक जी, ये बताइए कि ये उभर के सवाल हमारा ये है, बहुत क्लियर कट है, इसलिए रहा है कि अभी जो धार्मिक, अभी जो धार्मिक, ये जो नवा धनाढ़ वर्ग पैदा हुआ है, जिसको निम्न मध्यम वर्ग जो गरीबी से उठ के आया है, तो इसको अपनी पहचान और अपनी पहचान की क्राइसिस है ना। तो ये लेकिन यहाँ तो नेता पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो नेता तो वोट पाखंड, नेता तो जनता से ही वोट लेते हैं ना। तो नेता पाखंड नहीं करेगा। वो यदि आज के तारीख में गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने सही तीर मारा है। इसके जो बीजेपी का, जो आरएसएस का जो पाखंडवाद है, विश्व हिंदू परिषद का जो पाखंडवाद है, जो बजरंग दल का पाखंडवाद है, उसका इसने एकदम सही उनको फंसा दिया है इसने, है ना। तो क्या है कि राजनीति में तो यही है कि हमारा जो विरोधी है क्या चाल चलता है, उसका काट क्या होगा। तो अभी
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सभी पाखंडवाद में एक त्रिशूल लेके नहीं घूम रहा था, फरसा परशुराम का फरसा लेके घूम रहा था यूपी में। और वो छठी मई, लालू जी का पूरा परिवार छठी मैया कौन एगो कृष्ण कन्हैया बन के घूमता है उनका लड़का। ये सब नौटंकी है, अपने वोटरों को, तरह तरह के जो वोटर है ना, उनको अपने साथ में जोड़े रखने का, एंगेज करके रखने का। अच्छा अशोक तो जी, इसमें कोई नया चीज नहीं हो रहा है। और नेता लोग, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जब ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि जब मतदाता जागरूकता में, जैसा कि राजेश जी ने बहुत सही बात किया कि संदर्भ है कि संविधान राकेश जी सही बोल रहे कि संविधान में वोट का अधिकार है, तो वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मतदाताओं को जागरूक करे। इस तरह के राजनेताओं के जो आचरण है, इलेक्शन कमीशन के आचरण, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार जो नेता आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चुनावी राजनीति में है, वो जमाना चला गया कि संघर्षों के नेता होते थे, आजादी की लड़ाई लड़ना है। नहीं, लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं अशोक जी, एक बात सुनिए, आपने कहा कि सही तीर मारा है केजरीवाल ने गुजरात में, और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जो पाखंड है। प्रेमपाल जी, आप हमें ये बताइएगा कि क्या हम इतिहास और समाज की आधुनिकता के इस दौर में पहुंच चुके हैं जहां लोहा लोहे को काटेगा, यानी पाखंडवाद? हम आपसे जवाब लेंगे, पाखंडवाद ही पाखंडवाद को काटेगा, क्योंकि जब हम लोग भी कल बातचीत कर रहे थे केजरीवाल की इस नोट वाली पहल पर, तो लोग कह रहे हैं कि सही तीर मारा है, हिंदुत्व की वोट में सेंध मारा है। तो क्या हमारे देश की राजनीति इस तरफ जा रही है और यही विकल्प है? जी, मुझे लगता है कि हम यहाँ बहुत भोले चेहरे लगाकर इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि अब, और मैं एक एक करके जी, जब पिछले दिनों लगातार कोई बजरबट्टू शिवलिंग के नाम से खोजा जा रहा था, और फिर 15 दिन तक टेलीविजन उसी पे। अब ये मीडिया लक्ष्मी और गणेश की, क्या ये इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि जिस पे लगातार आपने शुरुआत एक अलग मानसिकता से की है, लेकिन इसी पे डूबे रहें और हम फिर को उसी कीचड़ में लिथड़ते रहें कि पहले उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। चाहे भाजपा सरकार है इस समय, लेकिन इनको भी ये रोकने की जरूरत है। और सही है, मैं इसे अगर तीर मारने की बात अगर कहते हैं तो वो ठीक है कि तुम्हारी, और वैसे ही उनकी सारी प्रक्रिया, सारी मेथोडोलॉजी वैसी ही है। हनुमान जी का वो पूरा अखबार पर देते हैं, फिर अगले दिन रैदास का देते हैं, फिर वो गुड फ्राइडे का देते हैं, और वैसा ही बीजेपी करती है। लेकिन क्या कांग्रेस इससे मुक्त है? आप थोड़ी देर की याद करें, राजस्थान, आप राजनीतिक प्रखर पत्रकार हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीती थी, गाय का मुद्दा था, लिंचिंग हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कल्पनाथ ने गाय का ऐप बनाया कि अगर एक बछड़े को 1 महीने तक दान इतने रुपए, 1 साल तक का दान इतने रुपए, और उसी गाय की राजनीति कांग्रेस राजस्थान में भी वैसा ही किया। प्रेमपाल जी, फिर तो ये मान लिया जाना चाहिए कि हमारे देश में राजनीति का जो एक नया तरीका है वह पाखंडवाद है, और उसको एक्सेप्ट करके हमें ये राजनीति माननी चाहिए। मतलब ये स्थिति आ गई है। नहीं, मेरी बात को मैं निराशा में नहीं, उसकी शुरुआत हो सकती है कि जब समाज के स्तर पर हम नागरिकों को रैशनल बनाएं। मैं अभी गांव से लौटा हूं, तो वहां जागरण के लिए आमंत्रण तुरंत आता है, किसी और बराबर शहर में नमाज के लिए आता है, किसी और उसमें। हम समाज को, ये दायित्व हमारे बुद्धिजीवियों का है कि जो दिल्ली में इसी बहस को अब मीडिया लगातार कभी गाय बछड़े पर करती रहेगी, कभी शिवलिंग पर करती रहेगी, कभी नमाज पर करती रहेगी, कभी दूसरी जो है, ये हमारा दायित्व है। जैसे राजनीति सत्ता वैसी होती है जैसा समाज होता है। एक अंग्रेजी का है ना कि वी गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व। हम सबके अंदर ये एक जनेऊ छिपा हुआ है, पाखंड छिपा हुआ है, चाहे वो मायावती जी का हो, लालू जी का हो, किसी और का हो। इसका विकल्प बुद्धिजीवी दे सकते हैं, आप जैसे पत्रकार दे सकते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन को, अभी मेरे दोस्त ने गांधी जी के बारे में कहा, उस व्यक्ति की अगर मैं तारीफ करूंगा तो उसके जो जीवन में था, क्या आप एक लंगोटी में रह सकते हैं? क्या वायसराय के सामने रह सकते हैं? क्या अपनी भाषा के लिए वैसे लड़ सकते हैं कि जैसे कि अंतिम दिन गांधी जी लड़े? क्या उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया? क्या उनके पास कोई जायदाद रही? क्या उनकी संतति राजनीति में रही? मुझे उनके और भी 100 खून है हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा आदर्श रहा है जो सारी दुनिया को रोशनी दिखा सकता है। इसलिए इस पाखंड की शुरुआत राजनीति से उम्मीद न करें।
हमारे पास जो बुद्धिजीवी समाज है। और इसलिए मैं बस लास्ट बात, हमें एक ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत थी जो रैशनल बनाए। इस समय 21वीं सदी में जहां बायोलॉजी और ये दुनिया भर के जीन और जीन टेक्नोलॉजी हैं, वहां आप कंप्यूटर से अपने शादियों का फैसला कर रहे हैं, वहां आप ग्रहण सूर्य ग्रहण के बहाने लोगों को बता रहे हैं। ये हमारे समाज की गलती है। और जिस आजादी के बाद हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, सिर्फ संविधान में लिखने से नहीं आता। जेएनयू के प्रोफेसर उन्होंने इम्तियाज जी ने कहा था कि संविधान में तो हमने समाजवाद, बराबरी, जाति प्रथा, दर सब ला दिया, समाज में लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो भी सत्ता की थी और हमारी थी। अगर हम उसमें नजरें चुरा रहे हैं और फेल हुए हैं तो ये हमारी विफलता है। अब इसका एक रास्ता है कि इस लक्ष्मी वाले पे बंद किया जाए, इसको न्यूज न दिया जाए। मान लो मैं किसी दिन उल्टे पैर का चलने लगूं तो क्या मैं सारा दिन उसी को दिखाया जाता रहेगा? आप मान के चलें कि एक राजनेता ने ऐसा कह दिया और इसमें बंद होनी चाहिए। शिवलिंग के बहाने जो होता है तमाशा, उसे बंद होना चाहिए। बहस को बुद्धिजीवी आगे ले जाता है और हमारे बुद्धिजीवी अपने पुरस्कार, अपने सर्वाइवल के संकट में ही इतने उलझे हुए हैं। बस मैं इतना कहूंगा। राकेश जी, प्रेमपाल जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैंने जिस बात को मैं चाहता हूं कि आप पाठकों दर्शकों तक ले जाएं, उन्होंने कहा जैसा समाज होता है वैसा ही राजनीति होती है। आपको क्या लगता है कि हमारा समाज इन पाखंडों का सबसे बड़ा आश्रय गृह बनता जा रहा है, जिसकी वजह से राजनेता मजबूर होकर इस तरह के पाखंडवादी तौर तरीके अपना रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और गवर्नेंस के नाम पर भारत के सबसे आधुनिकतम नेताओं में से एक हैं और गिने जाते हैं, उन्हें लक्ष्मी के फोटो तक उतरना पड़ता है। देखिए, एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं पाखंड के लिए स्पेस हमारे समाज में बहुत ज्यादा है और हमेशा सत्ता प्रतिष्ठानों को पाखंड बहुत अनुकूल बात लगती है। और हमारे देश में दो बहुत निर्णायक चीजें हैं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पितृसत्ता। ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता ने इस पाखंड को बाकायदा पाला पोसा है। हमारे सार्वजनिक जीवन के आचरण में पाखंड में हम मतलब एकदम से आकंठ डूबे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होती हैं कमला हैरिस जी, और अभी ऋषि सुनक होने जा रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये वही लोग हैं जिनकी जो जय घोष कर रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं, बहुत उछल कूद कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अपना एड़ी से चोटी एक किए हुए थे। ये पाखंड का सबसे बड़ा, जिस तर्क के आधार पर सोनिया गांधी को यहाँ का पीएम नहीं बनना था या नहीं बनी, क्या उसी तर्क के आधार पर कमला हैरिस या ऋषि सुनक को बनना चाहिए अपने देशों में वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वही लोग जिनकी बाछें खिली हुई हैं, जो खूब उत्सव मना रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि हम पाखंड में आकंठ डूबे हुए हैं। आज कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर व्यापक स्तर पर सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को भी लीड नहीं करती है तो पाखंड के सामने समर्पण करके वह वोट में एक हिस्सा पा सकती है। पाखंड से जब लड़ने जाएगी तो चूंकि समाज इतना ज्यादा पाखंड में डूबा हुआ है, क्योंकि हमें ऊपर उठना है। आज कोई ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है, नीचे जाने को हर कोई तैयार है और उसके लिए एक साहस की जरूरत होती है। पहले साहस की जरूरत तब होगी जब सत्ता का मोह हम त्याग सकें, और सिर्फ राजनीति कुछ नहीं कर सकती है। राजनीति वही करेगी जो समाज होगा। मैं तो बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि आज ये जो सबसे बड़े पाखंडी लोग हैं, और ऐसा नहीं है, जो केजरीवाल जी भी हैं, इनका सारा मॉडल मैंने एक आरटीआई देखा, इनके दिल्ली के स्कूलों में और शिक्षा विभाग में ऊपर से नीचे तक आधे से ज्यादा पद खाली हैं। 3 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर सैंक्शन है, जिसमें से 3 डायरेक्टर वैकेंट। प्रिंसिपल के 2/3 पद खाली। कौन सी शिक्षा आप दे रहे हो भैया? कहां से शिक्षा दे रहे हो? यही हाल केंद्रीय विद्यालयों का। तो आप जो आपका सबसे बड़ा मॉडल है शिक्षा, एक आरटीआई उसकी पोल खोल देती है। ये भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। चलिए, तो आखिरी सवाल, हम थोड़ा समय की सीमा है और 27 मिनट हो गए हैं हमारी बातचीत को,
और आखिरी टिप्पणी हम अशोक कुमार सिंह से लेते हैं। गुजरात में चुनाव है और आप गुजरात में हैं अशोक जी। आपके राज्य में इस चुनाव के दौरान मुद्दों और पाखंड के बीच, मतलब पाखंडवाद जाति का भी होता है, धर्म का भी होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। मैंने यात्रा के दौरान गुजरात में बड़े बड़े बाबाओं के पोस्टर देखे हैं। तो छोटी टिप्पणी करिएगा कि आपके यहाँ जो चुनाव होगा उस चुनाव में पाखंडवाद का कितना असर रहेगा और जनता को ड्राइव करने में कहीं यह मूल शक्ति तो नहीं है? पाखंडवाद तो यहाँ की राजनीति में शुरू से ही घुला हुआ है जी। और यही वजह है जो यहाँ जो उससे अपने आप को मुकाबला पाते हैं, उनके रिसर्च में यही करता है कि पाखंडवाद को पाखंडवाद से काट सकते हैं। कांग्रेस इसमें कम पाखंडवादी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं वो पहले। और दूसरा, वो गांधी जी के बारे में हमारा ये टिप्पणी था कि मूलतः गांधी जी के जो विचार थे, हमारा गांधी जी के विचार के विरोध है। उन्होंने व्यवहार में कैसा अपना जो जीवन जिया, उनका पर्सनल जीवन कैसा रहा, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। गांधी पर बात करेंगे कभी, वो एक जवाब था। नहीं, असल बात वो थी जिस पर मैं उनको क्लियर कर दूं। लेकिन जो गुजरात के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात में वही मॉडल दिया जा रहा है कि यहाँ पे भी उनको ऑफर किया जा रहा है परिक्रमा, मतलब कि धार्मिक यात्रा कराने का, है ना। बिजली, पानी और जो पहले जो यहाँ का जो कोर इशू है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली का बिल है, अर्बन जो अर्बन पुअर हैं, उसमें जो पॉवर्टी है, मल न्यूट्रिशन है, वो सवाल ये उनको पता चल गया कि ये सवाल साथ में रखते हुए भी इनको जो गणेश और लक्ष्मी पे ले आए हैं दिवाली में, क्योंकि दिवाली और लक्ष्मी में तो इस बार काफी ये संदर्भित उन्होंने बयान दिया है और इनसे कहलवाना चाह रहे हैं कि हम देखो तुमसे ज्यादा हम धार्मिक है। क्योंकि गुजराती लोग बोलते हैं ना, जबकि गुजराती समाज तो ज्यादा पाखंडी है, ठीक है। व्यापारी लोग पाखंडी होते हैं, जहां पे ज्यादा व्यापार होता है और धर्म का प्रचार होता है, मंदिर मस्जिद में ज्यादा प्रचार, धर्म और धंधा आपस में डोमिनेंट जहां पे होगा वहां की राजनीति ऐसे ही होगी। तो गुजरात का धर्म और धंधा का जो राजनीति है उसमें ये नया एंट्री है ना। और ये रिजल्ट, हाँ, ये नया एंट्री है। देखते हैं कि इसका व्यापक असर होगा जी। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। समय की सीमा होती है, हालांकि काफी लंबा हो जाता है। खैर, हम बातचीत कर रहे थे कि पाखंडवाद जो है राजनीति में सबसे ज्यादा आबाद क्यों है। हमारे बातचीत जो लोग कर रहे थे उन लोगों ने बहुत साफ साफ कहा कि कैसे स्पेस है पाखंडवाद का, और समाज भी पाखंडवाद का प्रबल समर्थक है, जिसमें कि ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता, इन दोनों के घालमेल ने हमारे देश को इस दोराहे या चौराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां से राजनीतिक पार्टियां समाज को जब देखती हैं तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नेंस या किसी भी तरह के जनता के अधिकार के मुद्दों पर लुभाने से ज्यादा आसान पाखंड के जरिए लुभाना लगता है। और तभी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को इस राह पर उतरने की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। जन ज्वार जनता की